घटनासार को कंप्लीट करने के क्रम में ये हमारी 15वीं क्लास है। इससे पहले हम 14 क्लासेस को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने महत्वपूर्ण चीज़ों पर जो है निशान लगाया है। ठीक है, चलो तो 15वीं क्लास है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जो जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उन पर हम अभी निशान लगा लेते हैं और समझ लेते हैं। ठीक है, चलो तो पहला है कि टाइम की शीर्ष 100 यानी कि टॉप 100 प्रभावशाली कंपनियों की सूची जारी की गई है। किसके द्वारा? टाइम्स के द्वारा। ठीक है, अब इसमें इन्होंने बताया है कि इसमें 3 भारतीय कंपनियों ने जो है अपनी जगह बनाई है। किसमें? टॉप 100 में 3 भारतीय कंपनियों ने जगह बनाई है। जो टाइम्स की मैगजीन जारी की गई है, जो सूची जारी की गई है टाइम्स की जो टॉप 100 की सूची जारी की गई है कंपनियों की, उसमें 3 भारतीय कंपनियों ने जगह बनाई है टॉप 100 में। ठीक है, कौन सी हैं? एक है आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और तीसरी है टाटा ग्रुप। ठीक है, चलो अब इसमें देखने वाली क्या बात है इसमें देखने वाली ये है कि रिलायंस और टाटा ग्रुप को टाइटन्स की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, रिलायंस और टाटा ग्रुप को टाइटन्स की कैटेगरी में रखा गया है, जबकि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है इसको पायनियर्स कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, अब इसकी कैटेगरी वगैरह के देखो, हालांकि इसमें दिए कि लीडर्स, डिसरप्टर्स, इनोवेटर्स, टाइटन्स और पायनियर्स, ये जो है इसकी कैटेगरी हैं। ठीक है, 5 कैटेगरी हैं। अगर आप देखना चाहो तो ये 5 कैटेगरी हैं। ठीक, चलो अब आगे ये जो किस कैटेगरी में रखा गया है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछेगा क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल की है। पूछेगा तो ये पूछेगा कि इंडिया का उसमें क्या मतलब जो प्रभाव है और उससे संबंधित जो भी आंकड़े होंगे। ठीक, आगे कि टाइम मैगजीन ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को भारत के विकास रथ, ठीक है, भारत के विकास रथ की उपमा दी है। ठीक है, चलो आगे है कि टाइम ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी के रूप में जो है बताया है। ठीक है, शामिल किया है। ठीक, क्या है सॉरी, कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी के रूप में शामिल किया है। ठीक, चलो ये महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें देखने वाली क्या है कि टाइम्स की टॉप 100 कंपनियों की सूची में 3 भारतीय कंपनियां हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और टाटा ग्रुप। इसमें रिलायंस और टाटा ग्रुप को इन्होंने टाइटन्स की श्रेणी में रखा है, जबकि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है इसको पायनियर्स की श्रेणी में रखा है। ठीक है, भारत के विकास रथ की उपमा किसको दी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज को दी है। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी के रूप में इसने शामिल किया। और इसकी जो सूची है, जिन आधार पर ये जो सूची जिन आधार पर नहीं, जो सूची है इन्होंने जो कंपनियों की सूची जारी की है वो 5 श्रेणियों में इन्होंने बांटा है। वो है लीडर्स और डिसरप्टर्स, इनोवेटर्स, टाइटन्स और पायनियर्स। ठीक है, चलो आगे आ जाए। अगला है कि अरबपतियों की फोर्ब्स की सूची है। अब इसमें ना ये कुछ ऐसा है पॉइंट कि ये बदलते रहते हैं, ये आंकड़े जो हैं बदलते रहते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट होता है। ये अरबपति ऐसा तो है नहीं सारा का सारा इनके पास खुद के पास पैसा है, ऐसा होता नहीं है। क्या होता है, ये शेयर में इनकी कंपनियों के शेयर का प्राइस वगैरह कभी ऐसा होता है कि बहुत ऊपर चला जाता है डिमांड के कारण, कभी नीचे चला जाता है। और डिमांड के कारण ऊपर चला गया तो दुनिया की सबसे अमीर ये हो गई, और अगर नीचे चला गया तो फिर दुनिया की सबसे अमीर ये हो गई। इस तरीके से ये होता रहता है। ठीक है, चलो तो इसमें से फिर देखने वाली क्या चीज़ है, फिर भी हम इसमें से महत्वपूर्ण चीज़ एक बार देख लेते हैं कि इन्होंने बताया कि 2024 में विश्व के कुल अरबपतियों में सर्वाधिक अरबपति 813 जो हैं अमेरिका से हैं, दूसरे नंबर पर 473 चीन से हैं, और तीसरे नंबर पर भारत है जिसमें कितने हैं, जिसमें हैं टोटल 200 अरबपति हैं इसमें। ठीक है, 200 अरबपति हैं, 169 पिछले साल थे। ठीक है, एक ये है पॉइंट बस। भारत के कितने अरबपति हैं इसमें? 200 अरबपति। ठीक, अब वो इसकी डायरेक्ट हम लिस्ट देखते हैं कि पहले नंबर पर कौन आया है। तो पहले नंबर पर आए हैं बर्नार्ड एर्नोल्ट जो फ्रांस के हैं। ठीक है, बर्नार्ड एर्नोल्ट। दूसरे हैं इलॉन मस्क जो यूएस के हैं, और तीसरे हैं जेफ बेजोस। ठीक है, ये भी यूएस के हैं। और बाकी फिर ये मार्क जुकरबर्ग, एरी एलियन, वारेन बफेट, बिल गेट्स, स्टीव बॉमर, ये सब जो हैं यूएस के ही हैं। ठीक है, बर्नार्ड एर्नोल्ट केवल फ्रांस के हैं। ठीक है, बाकी सब यूएस के। और देखो ये ना किसी कंपनी के मतलब ऐसे हैं जिन्होंने एक तरीके से नयापन लेके आए, इनोवेशन लेके आए। फेसबुक हुआ, अमेजोन हुआ, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट हुआ। आगे आते हैं, इसमें मुकेश अंबानी को 9th रैंक पर रखा गया है। ठीक है, जो भारत के हैं, रिलायंस समूह के जो है सीईओ हैं। ठीक, तो इसमें जो मुकेश अंबानी को 9th रैंक पर रखा गया है ये देख लेना है बस। और पहले नंबर पर जो है बर्नार्ड एर्नोल्ट हैं। बाकी इसमें कुछ भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं नहीं। 200 भारतीय अरबपतियों को शामिल किया गया है, और सबसे ज़्यादा अरबपति यूएस के हैं, 800 से ज़्यादा। ठीक है, 813। चलो बस इतनी सी बात दिमाग में रखनी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें से दिमाग में याद करने के लिए महत्वपूर्ण है नहीं। ठीक है,
अब इसमें बताया कि शीर्ष भारतीय अरबपति कौन से हैं, तो ये हैं मुकेश अंबानी, दूसरे हैं गौतम अडानी, और इनकी अगर ग्लोबल रैंक देखें तो मुकेश अंबानी की है 9th और गौतम अडानी की है 17वीं। ठीक है, शिव नडार जो कि 39वें नंबर पर हैं, बट ये इतने ज़्यादा फिर महत्वपूर्ण है नहीं। ठीक है, आगे आते हैं। भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्ष का अनुबंध किया है। ठीक है, इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, आपको पता ही होगा कि ये जो चाबहार बंदरगाह है इसमें 2 टर्मिनल हैं, एक है शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल, एक है शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल और दूसरा है शाहिद कलंतरी टर्मिनल। ठीक है, 2 टर्मिनल हैं, एक है शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल और दूसरा है शाहिद कलंतरी टर्मिनल। ये किसका है? ईरान का जो चाबहार बंदरगाह है उसका है। ठीक है, चलो अब भारत ने ना क्या करा है कि ईरान के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित चाबहार बंदरगाह के शाहिद बहिश्ती टर्मिनल का संचालन 10 वर्ष के लिए भारत को सौंपने के लिए भारत व ईरान के बीच 10 वर्षीय अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर 13 मई 2024 को संपन्न हो गया है। ठीक है, तो भारत और ईरान के बीच में संपन्न हो गया। और सिर्फ ऐसा ही नहीं, 10 साल के बाद में जब इसको क्या इस पर भी सहमति हुई है कि 10 साल के बाद में खत्म नहीं होगा, 10 साल के बाद में क्या होगा, इसको रिन्यू कर दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह की जो है अनुबंध हुआ है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। आगे है कि चाबहार का बेहेश्ती टर्मिनल विदेश में भारत सरकार द्वारा लीज पर लिया गया पहला बंदरगाह बन गया है। ठीक है, बंदरगाह यानी कि पोर्ट। ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना इंग्लिश मीडियम वाले। आगे आते हैं, कब से बातचीत चल रही? चलो ठीक है, 2003 से चल रही, बट इतना वो है नहीं। ठीक है, ठीक, हाँ। इसके बाद में ना भारत को जो है मध्य एशिया तक सीधी पहुंच बन जाएगी, एक ये पॉइंट है। दूसरा ये कि चाबहार बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC के साथ एकीकृत करने की योजना पर भी काम चल रहा है, जिससे चाबहार के रास्ते ईरान व अफगानिस्तान के साथ साथ आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया तथा यूरोप के साथ सीधे व्यापार किया जा सकेगा। अब देखो, ये जो INSTC है ना, हम इसको एक बार पता चुके हैं, लेकिन हम क्या करेंगे कि जैसे ही ये क्लास कंप्लीट होगी, आप देख रहे हैं, तो इसके बाद क्या करना, आपके टेलीग्राम चैनल में जाना हमारे में। ठीक है, आप पहले से ही होंगे वहाँ पर, क्योंकि हमें वहाँ पर जो है PDF आपको वहीं पर मिलती है। तो टेलीग्राम चैनल में ना हम इसका INSTC का भी एक जो मैप दिखा देंगे आपको, ताकि दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बन सके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। शोर शराबा बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोग ना बाहर पता नहीं क्यों इतना शोर शराबा कर रहे हैं। गेट वेट बंद कर लिया, उसके बावजूद अगर आपको शोर शराबा सुनाई दे रहा हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि कभी भी शुरू हो जाते हैं, पता नहीं क्या आपस में झगड़ा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। चाबहार बंदरगाह के मामले में भारत व ईरान की बातचीत 2003 में शुरू हुई थी और बंदरगाह के विकास के लिए $10 करोड़ की मदद की घोषणा की गई है। ठीक है, चलो $10 करोड़ की मदद की घोषणा की गई, बस इतनी चीज़ महत्वपूर्ण है। आगे आते हैं। आगे है कि यूरोपीय मुक्त व्यापार, ये 2016 में जो है इस पर इसके जो कॉन्ट्रैक्ट है उस पर 2016 में हस्ताक्षर हुए थे, ये भी देख लेना एक बार। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ भारत का स्वतंत्र व्यापार समझौता। ठीक है, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ भारत का स्वतंत्र व्यापार समझौता। अब इसमें ना आपको कुछ चीज़ें समझने वाली हैं, जैसे एक समझना होगा आपको यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। ठीक है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, एक तो ये समझना होगा। दूसरा आपको ये समझना होगा कि इसके तहत टेपा जो है समझौता हुआ है, टेपा। ठीक है, टेपा समझौता हुआ है किसके साथ में? भारत का यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी कि एफ्टा के साथ में टेपा समझौता हुआ है। ठीक है, चलो अब एफ्टा है क्या, यानी कि यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन है क्या? तो देखो, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी कि EFTA यानी कि एफ्टा के सदस्य देशों में नॉर्वे, आइसलैंड, लिंचस्टीन और स्विट्जरलैंड। अब देखो, आपको पता है कि यूरोप में यूरोपीय यूनियन में ज़्यादातर यूरोप के देश जो है सम्मिलित हैं, आपको ये चीज़ अच्छे से पता है। ठीक है, यूरोपीय यूनियन में ज़्यादातर यूरोप के देश जितने हैं वो सम्मिलित हैं, लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है। ठीक, और जो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है कुछ देश, उनमें से 4 देश ये हैं। ठीक है, और यही है 4 देश हैं। ठीक, अब इन 4 देशों ने क्या है कि मिल करके एक संघ बनाया है। भाई यूरोपीय यूनियन के बारे में पता है, उनका तो अपना एक संघ है ही, इनकी तो इकोनॉमी एक तरीके से देखा जाए तो आपस में ट्रांसफ़र होता रहता है, उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन है नहीं यूरोपीय यूनियन का, जो देश भाग हैं वो। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी इन देशों ने क्या किया है, ये यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है, लेकिन इन्होंने आपस में एक संघ बना लिया है जिसका नाम क्या है, इसका नाम है एफ्टा यानी कि यूरोपियन फ्री ट्रेड
एसोसिएशन, ठीक है, इनके आपस में फ्री ट्रेड होने के लिए। कौन कौन से देश हैं? एक है नॉर्वे, दूसरा है आइसलैंड, तीसरा है लिंचेस्टीन और चौथा है स्विट्जरलैंड, ठीक है। इन चारों देशों का नाम याद रखना है। पहली पॉइंट तो ये है कि आपको एफ्टा के सदस्य देश कौन है इनका नाम याद रखना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे कि भारत की ओर से तत्कालीन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल व इन चारों देशों के समकक्ष मंत्रियों द्वारा नई दिल्ली में 10 मार्च 2024 को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते को व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी समझौता यानी कि ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट अर्थात टेपा नाम दिया गया है, ठीक है। अब टेपा क्या है? टेपा वो एग्रीमेंट है जो एफ्टा के साथ में भारत ने साइन किया है, ठीक है। चलो आगे क्या करें कि दोनों पक्षों के बीच इस समझौता के लिए बातचीत 2008 में शुरू हुई थी तथा 16 वर्षों के पश्चात इसके लिए सहमति दोनों पक्षों में हुई है, ठीक है। चलो आगे आते हैं। अब ये जो समझौता हुआ है, ये समझौता क्या है कि इसके तहत अगले 15 वर्षों में EFTA अनिवार्य रूप से $100 बिलियन का निवेश भारत में करेगा, जिससे 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार का जो है सृजन होगा। क्या कहा है समझौते में? ये कहा है कि जो EFTA यानी कि वो 4 देशों का जो संगठन है, ये क्या करेगा कि अगले 15 वर्षों में भारत में कितने $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है। एक तो ये हुआ है। अच्छा आगे क्या? आगे ये हुआ है कि जो $100 बिलियन का इन्वेस्ट होगा उसमें से $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट पहले 10 वर्षों में हो जाएगा, ठीक है। और बाकी के जो $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है वो अगले 5 वर्षों में होगा। क्या क्लियर हुआ? देखो एफ्टा के बीच में क्या टेपा हुआ? टेपा यानी कि समझौता। क्या हुआ है? समझौता हुआ है कि अगले 15 वर्षों में जो एफ्टा है वो $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत में करेगा। अब उनमें से $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट शुरू के 5-10 वर्षों में कर देगा, ठीक है। और अगले जो 5 वर्ष होंगे उनमें बाकी के $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है। एक तो ये हुआ है समझौता। चलो आगे बढ़े। आगे कुछ फैक्ट दिए हैं कि EFTA यानी कि एफ्टा के साथ में भारत के कुल व्यापार में 90% से भी अधिक हिस्सेदारी स्विट्जरलैंड की है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको स्टार कर लो कि जो EFTA के सदस्य हैं उनमें अगर देखा जाए टोटल ट्रेड के मामले में तो 90% से भी ज़्यादा की हिस्सेदारी भारत की केवल स्विट्जरलैंड के साथ है, ठीक है। इस समझौते के चलते इन चारों देशों के बाजार में भारत की पहुंच आसान होगी, बल्कि यूरोप के बाजार में भी पहुंच भारतीय निर्यातकों के लिए आसान हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे भारत से जो भी एक्सपोर्ट करने वाले लोग हैं, जो चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, तो अभी हम केवल स्विट्जरलैंड के साथ में ज़्यादा कनेक्टेड हैं, क्योंकि एफ्टा के जितने मेंबर हैं उनमें से 90% तो हमारा लेन देन स्विट्जरलैंड के ही साथ होता है, बाकी 3 देशों के साथ में है ही नहीं। तो हमें क्या करना होगा? हमें ये होगा इससे एक फ़ायदा कि हम ना केवल स्विट्जरलैंड के साथ में हमारा अनुबंध बना रहेगा, बल्कि बाकी के जो 3 देश हैं उनके भी साथ में हमारा जो है ट्रेड का लेन देन ज़्यादा होगा, ठीक है। और फिर इसके तहत ये भी कहा जा रहा है कि ना केवल एफ्टा मेंबर्स के साथ में, बल्कि इसके साथ ही साथ भारत की जो एक्सपोर्ट है उसका यूरोपीय यूनियन का जो मार्केट है उसमें भी भारत की पहुंच बढ़ जाएगी, ठीक है। एक तो बात ये हो गई। चलो अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि समझौते के तहत भारत भी इन देशों के उत्पादों के लिए अपने आयात शुल्क को कम करेगा। भाई ठीक है, अगर भारत का एक्सपोर्ट उन देशों में बढ़ रहा है तो इंपोर्ट शुल्क तो हमें भी कम करना पड़ेगा। स्विट्जरलैंड से आयात किए जाने वाली चॉकलेट्स बहुत सारी स्विट्जरलैंड से आयात होती हैं, ठीक है, पर 30% तथा घड़ियों पर 23% का जो शुल्क है, इन शुल्कों को अगले 7 सालों में चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा, ठीक है। जो चॉकलेट्स आती हैं भारत में उन पर जो 30% टैक्स है वो कम किया जाएगा, और इसके साथ ही जो घड़ियाँ आती हैं महंगी महंगी उन पर जो 23% का टैक्स है वो भी कम किया जाएगा, और फाइनली इनको आगे चल के ख़त्म ही कर दिया जाएगा, ठीक है, चरणबद्ध तरीके से अगले 7 सालों में। चलो अगला क्या है? अगला ये है। अच्छा ये पॉइंट है बहुत महत्वपूर्ण, इसको याद रखना है। देखो एक है कृषि, ठीक, दूसरा है डेयरी, ठीक, तीसरा है सोया, ठीक, चौथा है कोयला सेक्टर, ठीक है। इन सेक्टर को इस समझौते से बाहर रखा गया है, ठीक है। PLI से जुड़े सेक्टर्स के लिए भी भारतीय बाजार को नहीं खोला गया है। अब आपकी ये समझ में ना आया हो कि PLI से जुड़ा क्षेत्र क्या है, तो देखो इसका मतलब ये है, एक बार यहाँ देखो, यहाँ देखते हैं एक बार। इसका मतलब है प्रोडक्शन, PLI का मतलब है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। क्या है? प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, ठीक है। अब देखो PLI स्कीम उन क्षेत्रों के लिए है जिसमें भारत पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग का हब बनना चाहता है, ठीक है। अपनी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ हैं उनको भारत बढ़ाना चाहता है कुछ किसी क्षेत्रों में, जैसे चाहे वो टेलीकॉम इक्विपमेंट प्रोडक्शन का हो गया, ठीक है, इन सब चीज़ों में। तो पता है, तो अगर हम मान के चलो इन क्षेत्रों में अगर इंपोर्ट को पूरी तरीके से खोल देंगे तो हमारा जो एम है कि मेक इन इंडिया,
तो वो कैसे पूरा हो पाएगा। इसलिए हम उस मेक इन इंडिया एम को भी पूरा कर सकें, इसलिए इन देशों के साथ में उन क्षेत्रों को जिनमें हमने हब बनने का सोचा है और जो मेक इन इंडिया के तहत PLI स्कीम के अंतर्गत आते हैं, तो उनके तहत उन क्षेत्रों को जो है इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है, उनसे जो है इम्पोर्ट उन क्षेत्रों नहीं घटाया जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके का है। आगे आते हैं कि EFTA के साथ संपन्न टेपा यानी कि ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है, को लागू होने में अभी लगभग 1 वर्ष का समय लग सकता है, क्योंकि EFTA के चारों देशों को अपनी संसद से इसका अनुमोदन कराना होगा। EFTA के चारों देश यूरोपीय संघ से बाहर के यूरोपीय देश हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूरोपीय संघ से यानी कि यूरोपीय यूनियन से बाहर के देश हैं ये। ठीक, आगे आ जाए। अगला है कि वर्ष 2023-24 में प्रमुख कृषिगत उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान। अब देखो, इसको पहले तो स्टार लगा लो, ठीक, और दूसरा ये समझो कि ये जो एग्रीकल्चर के जो आंकड़े हैं, ये एग्रीकल्चर के आंकड़े ऐसे नहीं हैं कि मैं यहाँ से बताते जाऊँगा और आपको याद हो जाएंगे, ये पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक काम किया है कि इसके लिए बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल तरीका ये था कि इसके लिए, क्योंकि इनमें समय भी ज़्यादा लगता है, ठीक है, अब इन पर एक एक चीज़ पर सही ढंग से बात करेंगे तो समय भी ज़्यादा लगेगा और याद भी ये आपको करना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो याद करनी ही करनी होती हैं, ठीक है, तो ये भी याद आपको करना है, तो इसमें समझाने वाली कोई बात है भी नहीं, पहली बात ये। और दूसरा है आपका बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट, अब इस पर क्या करना चाहिए था, इस पर ये करना चाहिए था कि इन पर एक स्पेशल वीडियो ही बनाई जाए, ठीक है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे पर भी, और इसके साथ ही जो एग्रीकल्चर के आंकड़े हैं उन पर। एक तो काम ये था कि इन पर एक सेपरेट वीडियो बनाई जाए। दूसरा एक तरीका ये भी लग रहा था कि मैं खुद ना बना करके इन पर सेपरेट वीडियो किसी की लिंक दे दूं जिसने बहुत अच्छे से कवर कराया हो, ठीक है, मैंने ऐसा ही किया है। क्या करोगे आप ये करोगे कि जो वीडियो आप अभी देख रहे हो, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाओगे, ठीक है, उसमें जाने के लिए, डिस्क्रिप्शन में जाने के लिए क्या करोगे, आपको जो मोर लिखा होगा ना, मोर लिखा होगा, उस पर क्लिक करना ऊपर, ठीक है, ऊपर डिस्क्रिप्शन वाले ऑप्शन में आपको मोर करना, तो जो है खुल जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपको लिंक मिल जाएगी, इसकी भी लिंक लगाई हुई है मैंने कि 2023-24 के जो आंकड़े हैं एग्रीकल्चर के बहुत अच्छे किसने कराए हैं कवर, मेरे हिसाब से वो मैंने लिंक लगाई है। और इसके साथ ही जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे है उसकी भी लिंक लगाई है, ठीक है, पहला काम ये। दूसरा ये कि आप देख लो और आपको सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि नहीं वो अच्छा नहीं लग रहा है, हालांकि बहुत बड़े बड़े टीचर हैं, हम तो उनके आगे कुछ हैं भी नहीं, ठीक है, उनकी लिंक लगाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं वो समझ में नहीं आ रहा है, कुछ इशू बनता है, तो आप क्या करना कि इसमें कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, मैं क्या करूँगा कि मैं खुद ही फिर इन पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब आपको पता है समय कम है, इसके लिए ज़रूरी क्या है, ज़रूरी है कि आप जल्दी से जल्दी चीज़ें कंप्लीट करें। इसके लिए मैंने एग्रीकल्चर का और जो है बजट और इकोनॉमिक सर्वे का, ठीक है, लगा दिया, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के आंकड़े आप वहाँ से देखोगे, ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये बागवानी वाले भी जो है आप वहाँ से देखोगे, और आगे आते हैं। आगे आने के बाद में ये भी आप वहीं से देखोगे एग्रीकल्चर के, ठीक। हाँ, ये है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इरेडा लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इरेडा, उसको नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। इसके बारे में ना हमने वन लाइनर में बहुत अच्छे से कवर किया था, शायद पहली या दूसरी क्लास थी, उसमें हमने बताया था नवरत्न का दर्जा, उसके अलावा मिनी रत्न का दर्जा, और मिनी रत्न में भी हमने श्रेणी ए, श्रेणी बी, ठीक है, और फिर आपका जो है महारत्न का दर्जा, ठीक है, कितनी कंपनियां हैं, कब से ये योजना शुरू की, ये सब कुछ अच्छे से कवर किया है। और मुझे लग रहा है अगर आपने लगातार क्लास करते आ रहे हो, जो कि मुझे पता है कि बहुत कम बच्चे ही कर रहे हैं, ठीक है, लगातार क्लास भी बहुत कम बच्चे कर रहे हैं, ठीक है, तो जो बच्चे लगातार क्लास कर रहे हैं उनको इन सबका दिमाग में होगा ही, ठीक है। या आप अपनी मैगजीन में जाओगे, पीछे जाओगे तो आपने नोट्स वगैरह कुछ बनाए होंगे, मैंने जो समझाया, ठीक है। अगर नोट्स वगैरह नहीं बनाए तो आप पहली या दूसरी क्लास में फिर से चला करके देख लो, नोट्स बना लो उनके, ठीक है, अच्छे से याद कर लो, क्योंकि उनमें हमने कम से कम नहीं तो 10 मिनट से ज़्यादा समय दिया था उनको समझाने में, ठीक है। चलो, ये क्या कह रहा है कि भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी इरेडा को नवरत्न कंपनी का दर्जा केंद्र सरकार ने 26 अप्रैल 2024 को प्रदान किया है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की 1987 में स्थापित ये जो कंपनी है, कब स्थापित हुई थी, 1987 में स्थापित। इस कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी वन कंपनी का दर्जा इससे पूर्व प्राप्त हुआ था, और इरेडा से पहले पूर्व रेल मंत्री के अधीन कार्यरत 2 कंपनियों, एक है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और दूसरी है राइट्स लिमिटेड, को जो है नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, ठीक है, 2023 में दिया गया था। अब कह रहा है कि नवरत्न कंपनी का दर्जा मिलने के बाद इरेडा को 1000 करोड़ रुपए तक के इन्वेस्टमेंट के लिए सरकार से मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये पॉइंट भी हमने
बहुत अच्छे से कवर कराया था कि अगर कोई कंपनी है जिसको नवरत्न का दर्जा मिलता है या मान के चलो मिनी रत्न के अंतर्गत श्रेणी ए या श्रेणी बी का दर्जा मिलता है या महारत्न का दर्जा मिलता है, तो उसके अधिकार क्या हो जाते हैं, उसको लाभ क्या होते हैं और किन आधारों देख सकते हो। ठीक, आगे आ जाते हैं हम। ठीक है, 17 नवरत्न कंपनियां हैं ये कह रहे हैं, और इरेडा नवरत्न कंपनी का दर्जा मिलने के बाद देश की 17वीं कंपनी बनेगी। ये 17 कंपनियों का विवरण इस प्रकार है। ठीक, अगला है अंतरिम बजट 2024-25। ठीक है, तो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जो है अंतरिम बजट जारी किया गया 1 फरवरी 2024 को। इसके अलावा फिर बाद में जुलाई में शायद 23 जुलाई को जो है पूरी तरीके से बजट भी पेश कर दिया गया। इसके ज़्यादातर आंकड़े सेम ही थे। ठीक, 2047 तक जो है विकसित भारत बनने का सपना है। ठीक है, ये लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है, ये सब आपको मिलेगा जो मैंने जो लिंक लगाई हुई है उसमें। ठीक है, बाकी कैपिटल रिसीट्स और ये सब मुझे लगता है आनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम इतना पास में है तो आपको ये सब पता होना चाहिए राजस्व प्राप्तियाँ क्या होती हैं और पूंजीगत प्राप्तियाँ क्या होती हैं। ठीक है, सूर्योदय योजना है 1 करोड़ घरों की छत पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने की सूर्योदय योजना है, जिसके तहत क्या होगा कि जो परिवार लक्षित किए जाएंगे उनको 300 यूनिट तक की बिजली निःशुल्क दी जाएगी। वो उनकी छत पर लेकर रूफटॉप सोलर लगाया जाएगा। ठीक है, विकास में तेजी लाने के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत 3 रेलवे कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। उसमें क्या क्या है, एक है एनर्जी मिनरल्स एंड सीमेंट कॉरिडोर, दूसरा है पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर और तीसरा है हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर। ठीक है, ये 3 कॉरिडोर। चलो, ये जो आप इकोनॉमिक सर्वे बजट पढ़ेंगे उसमें पूरा बहुत अच्छे से बताया हुआ है, और इसमें सही ढंग से नहीं दिया है। उसमें चार्ट के अनुसार आपको मिलेगा देखने के लिए। जो ऑफिशियल बजट होता है उसमें चार्ट वार्ट दी हुई होती है तो अच्छे से याद हो जाता है। ठीक है सॉरी, उसमें क्या करते हैं कि पूरे बजट को पूरे इकोनॉमिक या फिर जो इकोनॉमिक सर्वे होता है उसमें क्या करते हैं कि पूरा जो बजट होता है उसको कितना 1 रुपया मान लेते हैं, फिर कि भाई कितने पैसे कहाँ हमने खर्च किए, ये सब चीज़ें भी करते हैं। और फिर हमारा जो टोटल पैसा आना होता है उसमें भी हम 1 रुपया मान लेते हैं, उसमें भी फिर टैक्स से कितना पैसे आए, इस तरीके से मानते हैं, तो बहुत आसान हो जाता है समझना। ठीक है, चलो ये याद ही रखना है आपको कि 2024-25 के लिए जो राजकोषीय घाटा है यानी कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो कितना रखा गया है, 5.1 का रखा गया है। राजस्व घाटा जो रखा गया है वो 2.0 को रखा गया है, और जो प्राइमरी घाटा है वो 1.5 का रखा गया है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। राजस्व घाटा 2.0। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रभावी राजस्व घाटा जो है 0.8% रखा गया है। ठीक, आगे आते हैं। ये डाटा जो है याद करने वाले हैं, ये डाटा याद कर लेना, बाकी बजट और इकोनॉमिक सर्वे की जो वीडियो है उसमें से देख लेना आप। ठीक, चलो ठीक है, इसमें से क्या चीज़ें होनी चाहिए। हाँ, दुनिया के 197 देशों में प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत 142वें स्थान पर है। एक ये याद रख लेना, ये सब चीज़ें, ये वाले जो पॉइंट हैं ये हमने बताया अभी कि 5.1 रखा गया है। ठीक है, और ठीक है, वित्त वर्ष 2025 के लिए नॉमिनल जीडीपी वृद्धि जो है 10.5% रखी गई है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। ये क्या है, हाँ ये हमें पता ही है कि रूफटॉप सोलराइजेशन के माध्यम से 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। ठीक है, चलो ये कह रहा है कि बजट में कुल व्यय जो है 47.65 लाख करोड़ अनुमानित है, जिसमें जो पूंजीगत व्यय पर विशेष ध्यान देते हुए 11.11 लाख करोड़ होगा। ठीक है, और इसमें बताया कि यह 2023-24 के संशोधित अनुमान की तुलना में पूंजीगत व्यय इतने परसेंट की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, 2023-24 का अलग आंकड़ा था तो उसमें संशोधित किया गया है। ठीक, 2601 डॉलर है। भारत मौजूदा समय में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वहीं प्रति व्यक्ति आय 2601 डॉलर है। याद कर लो इसको। ठीक है, ये पॉइंट है याद करने वाले। चलो ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बाकी आप जो इकोनॉमिक सर्वे बजट की वीडियो लगाइए उसमें से देख लेना अच्छे से। ठीक, अब है कि बहुआयामी गरीबी पर नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, बहुआयामी गरीबी पर। ठीक है, नीति आयोग की रिपोर्ट। चलो क्या कह रहा है, कह रहा है कि जनवरी 2024 को राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि नीति आयोग द्वारा जारी नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी ए प्रोग्रेस रिव्यू 2024, रिपोर्ट का नाम क्या है, रिपोर्ट का नाम है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी ए प्रोग्रेस रिव्यू 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो बहुआयामी गरीबी है वो 29.17 से घटकर 11.28% आ गई है। दोबारा समझो, देखो जो मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स है किसके द्वारा जारी किया गया है, ये इंडिया का नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, अब नीति आयोग द्वारा जारी जो मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स है इसके अनुसार जो 2013-14 में 29.17% गरीब जनता थी भारत में, उनमें से अब 11.28% ही बची है।
समझ में आया? यानी कि 17.89% गरीब जनता जो है इन्होंने मतलब गरीबी की में जो है परसेंट की गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, 17.89% की गिरावट दर्ज की है, ये कहना चाह रहे हैं। चलो ठीक है, आगे क्या है? आगे का राज्य स्तर पर पिछले 9 वर्षों में, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो ये हाँ ये हो रहा है कि इस इतने समय में 2013-14 से 24.82 करोड़ व्यक्ति गरीबी से बाहर आए। ठीक है, अब ये सिर्फ आंकड़े हैं या ये रियल है, ये तो आप लोग जानो और कुदरत जाने, और हमारे जो नेता हैं जिन्होंने ये आंकड़े जारी किए हैं ये जाने। ठीक है, राज्य स्तर पर पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश 5.94 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकलने के साथ सूची में शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, अब इसमें उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर बताया है जिसने 5.94 करोड़ लोगों को इस गरीबी से बाहर निकाला है। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर पर है बिहार। ठीक है, बिहार में कितने 3.77 करोड़ और मध्य प्रदेश में 2.30 करोड़ तथा राजस्थान में 1.87 करोड़ लोग इस गरीबी से बाहर निकले हैं। ठीक है, चलो ये बात समझ में आई। आगे है कि 9 वर्षों में 24.82 करोड़ व्यक्ति बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले, यानी कि हर वर्ष अगर देखा जाए तो 2.75 करोड़ इस जो मल्टी पॉवर्टी है इसमें से बाहर निकले हैं। भारत की बहुआयामी गरीबी में गिरावट की इस दर के साथ भारतवर्ष 2024-25 तक गरीबी के एकल अंक तक पहुंचने की संभावना है। ये कह रहे हैं कि ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है कि 2024-25 तक भारत जो है गरीबी एकल अंक का मतलब ये हो गया कि देखो अभी कितनी है कि अब घटकर आ गई है 11% के लगभग, 11.28% आ गई है। ठीक है, एकल अंक का मतलब ये है कि 10% से नीचे आ जाए, यानी कि 9% कम से कम, 9% आ गई यानी कि एक अंक आ गया। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। आगे के नीति आयोग द्वारा नेशनल मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में 12 संकेतकों को शामिल किया गया है, वहीं वैश्विक जो मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स है वो 10 संकेतकों को शामिल करता है तथा अलग अल्किरे और फोस्टर पद्धति का उपयोग करता है। अब देखो यहाँ पर ये जो अल्किरे और फोस्टर विधि है इसमें क्या है कि देखो आपको ये पता होगा कि ये जो मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स है ये जो जारी किया गया है, ये जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, लेकिन जो वैश्विक लेवल पर मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपको पता होगा इसके बारे में कि ये यूएनडीपी और ओपीएचआई के द्वारा जारी किया जाता है। इसके बारे में पता ही होगा, ओपीएचआई मतलब ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव है ये। ठीक है, ओपीएचआई क्या है? ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ठीक है, और यूएनडीपी के बारे में पता ही होगा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक, ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं कि वर्ल्ड लेवल पर एक मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स जारी करते हैं। तो उनमें क्या है कि 10 संकेतक हैं। ठीक है, 10 पैरामीटर हैं, जबकि इंडिया का जो नीति आयोग इसने कितने पैरामीटर लिए हैं? इसने 12 पैरामीटर लिए हैं। ठीक, तो इनके 10 पैरामीटर हैं और इसके साथ ही अल्किरे और फोस्टर मेथड का यूज करते हैं। तो अल्किरे और फोस्टर मेथड का यूज का मतलब ये हो गया कि देखो जब किसी को मतलब जैसे पानी है, पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना, इसके अलावा पानी के अलावा मान के चलो जो दाना पानी है उनके लिए खाना है वो सब सुनिश्चित करना। ठीक है, स्वच्छता, इन सब चीज़ों के साथ साथ वो इंसान के अंदर सेटिस्फैक्शन कितना है जिसको ये सारी चीज़ें मिली हैं। ये जो अल्किरे फोस्टर मेथड के अंतर्गत क्या किया जाता है कि उसका सेटिस्फैक्शन देखा जाता है कि उसको मिली है अगर ये चीज़ें तो उसको सेटिस्फैक्शन कितना है। ऐसा तो नहीं सिर्फ नाम के लिए ऐसा हो रहा है, नहीं, नाम के लिए नहीं होना चाहिए, साथ ही उनका कल्याण किस तरीके का हो रहा है, सही हो रहा है या नहीं, उन्हें सेटिस्फैक्शन किस तरीके का मिल रहा है, साथ ही और क्या चीज़ उन्हें खुशी कितनी मिल रही है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है किसके अंतर्गत? अल्किरे और फोस्टर मेथड के अंतर्गत। ठीक है, ये बस इतनी सी बात कहना चाह रहा है। आगे है कि इन संकेतकों में पोषण है, बाल और किशोर मृत्यु दर है, मातृ स्वास्थ्य मतलब बाल और किशोर मृत्यु दर कितनी कम हो रही है। ठीक है, मातृ स्वास्थ्य कैसा है, स्कूली शिक्षा के वर्ष हैं, स्कूल में उपस्थिति है, खाना पकाने का ईंधन है, कौन सा है ईंधन, ऐसा तो नहीं लकड़ी पर ईंधन खाना पका रहे हैं, स्वच्छता है, पेयजल है, बिजली, आवास, ये सब जो है संपत्ति और बैंक खाते आज शामिल किए जाते हैं किसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स के अंतर्गत। ठीक है, चलो 12 संकेतकों में संदर्भित अवधि में महत्वपूर्ण सुधार दर्ज किया गया है। चलो ठीक है, ये पॉइंट हमने समझा। अब क्या समझते हैं? चलो अगली न्यूज है, विश्व के शीर्ष 10 सर्वाधिक मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड। क्या है? विश्व के टॉप 10 सबसे ज़्यादा मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड। ठीक है, तो इसमें कौन से हैं? चलो पहले नंबर पर हम देख लेते हैं, ये है एक्सचेंजर। क्या है ये? एक्सचेंजर है। दूसरे पर टीसीएस है, भारत का है ये। ठीक है, तीसरे पर इन्फोसिस है, भारत का है ये भी। ठीक है, ये देखो ये जो विप्रो दिखाई दे रहा है ये भी भारत का है। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है कि अगर भारत में अगर हम देखें
तो जो आईटी सर्विसेज जो आईटी सर्विस प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है उनमें सबसे पहले नंबर पर कौन सी आई है? पहले नंबर पर आई है TCS, ठीक है। मतलब हमारे भारत में पहले नंबर पर है, लेकिन ग्लोबल लेवल पर इसकी रैंक क्या है? दूसरी। और तीसरे नंबर पर जो है वो क्या है? इन्फोसिस, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, ठीक। आगे आ जाए, चलो। एक्सचेंज $40.5 बिलियन के मूल्य के साथ दुनिया का सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड बना हुआ है। ये जो है एक्सचेंज सबसे मूल्यवान है, सेकंड पर है TCS, तीसरे पर इन्फोसिस। बस इतना ही देखना। अगला है कि दुनिया के बदनाम बाजारों की अमेरिकी सूची में 3 भारतीय बाजार शामिल हैं। तो जो पायरेसी होती है, नकल करी जाती है, तो नकल की बहुत सारी चीज़ें, कॉपी, ये सब मिलती हैं ना मार्केट में, तो उनके आधार पर अगर इन्होंने देखा है तो 3 भारतीय बाजारों को भी शामिल किया है इसमें, ठीक है। वो कौन से बाजार हैं? तो देखो, एक है मुंबई का हीरा पन्ना बाजार, ठीक है। दूसरा है दिल्ली का करोल बाग का टैंक रोड मार्केट, और तीसरा है बेंगलोर में सदर पटरप्पा रोड मार्केट, ठीक है। ये 3 मार्केट जो हैं भारत के इन्होंने शामिल किए हैं, ठीक है। तो 2023 की सूची में दुनिया के 33 बाजारों और 39 ऑनलाइन बाजारों के बारे में बताया गया है। ये बाजार बड़े पैमाने पर ट्रेडमार्क, जालसाजी और कॉपीराइट चोरी में शामिल हैं, ठीक है। चलो, अच्छा, इसमें पहले नंबर पर कौन सा होगा? थोड़ा सा सोच के खुद से ही देख लो। जी हाँ, देखो, सूची में चीन पहले स्थान पर बना हुआ है, ठीक है। सूची में चीन पहले स्थान पर बना हुआ है। चलो आगे आ जाए। सूची में चीन में 7 बाजार हैं जो नकली वस्तु निर्माण, वितरण और इन सब के लिए कुख्यात हैं, ठीक है। ये बताया हुआ है। चलो आगे आते हैं। अगला है कि भारत का पहला कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड ई-स्वर्ण, ठीक है। कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड, देखो, क्रेडिट कार्ड किस लिए होता है कि जैसे आपने अपना क्रेडिट कार्ड बनवाया, तो आप कौन है? आप एक कंज्यूमर हैं, ठीक है, ग्राहक हैं आप। तो आप यूज करेंगे, तो आप किसके लिए यूज करेंगे? अपने घर के खर्चों के लिए यूज करेंगे, ठीक है, क्रेडिट कार्ड को। लेकिन जब कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड बनेगा, वो किस लिए होगा? वो इसलिए होगा कि, अब अच्छा, क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको ये तो पता है ना कि मतलब आपके पास सिर्फ कार्ड है, आपकी बैंक में पैसा नहीं है, उसके बावजूद क्या होगा? उसके बावजूद आप कोई सामान ले सकते हैं क्रेडिट कार्ड पर, ठीक है। क्योंकि आप जब भी भविष्य में उसमें पैसा डालेंगे तो ऑटोमेटिक कट जाएगा, ठीक है, इस आधार पर। तो ये कह रहा है कि जो कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड है, इसके अंतर्गत क्या है कि मान के चलो आप तो कंज्यूमर हैं, आपको तो मिल जाता है, लेकिन कोई कॉर्पोरेट है जो अपने बैक एंड अपने जो क्रूड मटेरियल है या फिर इन्वेंट्री है, उसको बना के रखना चाहता है। इन्वेंट्री मतलब अपना स्टॉक बना के रखना चाहता है एक तरीके से, ठीक है। तो उसके लिए हो सकता है कि उसके पास इतना पैसा ना हो, तो वो क्या कर सकता है? वो ये कर सकता है कि भाई क्रेडिट पर उठा ले उसको सामान को, ठीक है। तो ये कुछ मतलब ये उनका आपस में लोकल में तो चलता है, लेकिन ये ऑफिशियली ऐसा होता नहीं है ज़्यादातर, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि अब भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड भी जारी किया गया है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो लेन देन होगा वो ग्राहकों का नहीं होगा, वो जो कॉर्पोरेट है ना, वो आपस में ही लेन देन करेंगे, ठीक है। वो मतलब आपस में क्या, जो भी अपना सामान वगैरह खरीदने जाएंगे तो वो इस क्रेडिट कार्ड पर करेंगे। इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है ई-स्वर्ण। किसके द्वारा जारी किया गया है? इंडसइंड बैंक, ठीक है, इंडसइंड बैंक द्वारा जारी किया गया है। चलो, इंडसइंड बैंक की तरफ से रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड जारी किया गया है। अगर सवाल आए कि भाई भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड किसने जारी किया है, किस बैंक ने जारी किया है, किस बैंक ने जारी किया है, तो क्या नाम लोगे आप? इंडसइंड बैंक, ठीक है, इंडसइंड बैंक, ठीक है, इसका दिमाग में रखना है। चलो, जिसका नाम जो है ई-स्वर्ण रखा गया है, ठीक है। चलो, ये कह रहे हैं कि इंडसइंड बैंक का दावा है कि ई-स्वर्ण इस नेटवर्क पर लॉन्च हुआ भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड है जिसे यूपीआई के साथ भी लिंक किया जा सकेगा, ठीक है। ये कह रहे हैं इस क्रेडिट कार्ड का प्रयोग व्यावसायिक लेन देन के लिए किया जाता है, ना कि व्यक्तिगत खर्चों के लिए, ठीक है। ये भी याद रखना है क्योंकि ये कॉर्पोरेट के लिए ही बना है स्पेशली। चलो, अब आगे कह रहा है कि ये भी पॉइंट देखना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने रुपे नेटवर्क पर भारत का दूसरा कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। किसने? बैंक ऑफ बड़ौदा ने, ठीक है। बॉब कार्ड लिमिटेड, जिसे पूर्व में BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड नाम था, और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI ने 14 फरवरी 2024 को रुपे नेटवर्क पर भारत का दूसरा कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है, ठीक है। चलो, पहला किसने किया था? पहला इंडसइंड बैंक ने और दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा और NPCI ने, ठीक। चलो आगे आते हैं। आगे है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE विश्व का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बन गया है, ठीक है। एक्सचेंज मतलब आपको पता ही, शेयर मार्केट पर खरीद और जो सेल होती है वो, ठीक है, एक्सचेंज। तो फ्यूचर इंडस्ट्री एसोसिएशन यानी कि FIA के अनुसार भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE कारोबार वाले अनुबंधों की संख्या की दृष्टि से, कारोबार वाले अनुबंधों यानी कॉन्ट्रैक्ट्स की संख्या की दृष्टि से वर्ष 2023 में विश्व का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बन गया है, ठीक है। चलो,
यह लगातार 5वां वर्ष है जब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसकी घोषणा एनएसई द्वारा 18 जनवरी 2024 को की गई है। ठीक, चलो अगला क्या है। इसके अलावा ट्रेडों की संख्या, ठीक है, ट्रेडों की संख्या जो इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर बुक के आधार पर अगर देखें तो इक्विटी सेगमेंट में विश्व में भारत कितने स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। ठीक, चलो एनएसई समूह में एनएसई के साथ एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज भी शामिल है। चलो ठीक है। अगला है कि वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट है 2024। ठीक है, इसको जारी किया गया किसके द्वारा? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आईएलओ के द्वारा। ठीक है, देखो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि आईएलओ ने 10 जनवरी 2024 को वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2024 नामक रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, कह रहा है कि आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में जो वैश्विक बेरोजगारी दर है ना, वो 5.2% तक बढ़ने की संभावना है। ठीक है, आईएलओ ने 2024 में ग्लोबल बेरोजगारी दर कितने बताने की संभावना दर बताई है? 5.2%। ठीक है, अब आगे आते हैं कि आईएलओ की 2024 की इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि बेरोजगार लोगों की जो संख्या है वो 2 मिलियन तक बढ़ सकती है। कितनी? 2 मिलियन तक। ठीक, अगला कह रहा है कि 2023 में वैश्विक बेरोजगारी दर 5.1% से बढ़कर 2024 में 5.2% हो जाएगी। देखो जो वैश्विक बेरोजगारी दर है वो 2023 में कितनी थी? 5.1%। 2024 में कितने होने की पॉसिबिलिटीज है? 5.2%, यानी कि बढ़ने की पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, चलो बेरोजगारी दर बढ़ने का मुख्य कारण उन्नत अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी में वृद्धि है। चलो ठीक है, एक ही पॉइंट देखते हैं कि आईएलओ रिपोर्ट के अनुसार यह स्थिति विशेष रूप से उच्च आय वाले देशों में चिंताजनक है। इन देशों में 2024 में रोजगार वृद्धि नकारात्मक होने की उम्मीद है। ठीक है, एक तो ये, दूसरा एक ये देखो कि रिपोर्ट उच्च और निम्न आय वाले देशों के बीच असमानताओं पर प्रकाश डालती है। यह निम्न आय वाले देशों में उच्च बेरोजगारी और गरीबी दर का उल्लेख करती है। चलो ठीक है, ये तो पता ही है। चलो ठीक है, ये चीज़ें तो पता ही रहती हैं और पॉइंट याद रखना है 5.2 का। ठीक है, अगला है कुवैती दीनार विश्व की सबसे मजबूत करेंसी है। फोर्ब्स ने जनवरी 2024 में रिपोर्ट जारी की। ठीक है, और उसमें बताया कि सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है। तो देखो कुवैती दीनार ये रही, जो एक दीनार में $3.25 मिलेंगे। ठीक है, एक कुवैती दीनार 3.25 यूएस डॉलर के बराबर है। ठीक है, और आगे है बहरीन दीनार है सेकंड नंबर पर। ठीक है, बहरीन दीनार सेकंड नंबर पर है। अब इसमें याद ये रखना है, ये देखो 9th रैंक पर है यूरो, इसमें $1.09 मिलते हैं। ठीक है, स्विस फ्रैंक है, केमन आइलैंड डॉलर है, ब्रिटिश पाउंड है, जिब्राल्टर पाउंड है, जॉर्डेनियन दीनार है, ओमानी रियाल है, बहरीन दीनार है। यहाँ आप एक चीज़ देख पा रहे हो, ये जो टॉप है कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, ओमान हो गया, ये देख रहे हो, ये सब कौन से हैं? मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं। ठीक है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं। अब आपको पता है अगर मिडिल ईस्ट में अनस्टेबिलिटी ना रहे तो ईरान हो गया, इराक हो गया, सीरिया हो गया, ये देश भी बहुत पावरफुल देश है, याद रखना। ठीक है, इनकी भी करेंसी बहुत स्ट्रांग हो सकती है, लेकिन अनस्टेबिलिटी इस कदर इसमें डाल दी है, कट्टरता फिर इस चरम पर पहुंच चुकी है अब कि अब कट्टरता भी क्यों ना होगी, क्योंकि यहाँ पर अनस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा कर दी है। और अनस्टेबिलिटी कर दी है जब इंटरफेयर हो रहा है बाहरी देशों का, तो क्या होता है कि उसके खिलाफ जाने के लिए क्या करते हैं कि संगठन बनाते हैं। और संगठन बनाते हैं तो किस आधार पर बनाएंगे? तो संगठन बनाने के लिए सबसे सस्ता आधार है धर्म। ठीक है, धर्म और चरमपंथ को जाना, उसकी एक हद तक जाना, और फिर ये धर्म की चरमपंथ पर एक जाते हैं और धीरे धीरे यही कट्टरता क्या रूप ले लेती है? यही टेररिज्म का रूप ले लेती है, यानी कि यही टेररिस्ट बन जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। तो मतलब यूएस का और अब उसका रूस का, चाइना का, इनका जो है इंटरफेयर इन देशों में रहता है। चाइना इतना ज़्यादा नहीं करता है, वो आंतरिक रूप से करता है, लेकिन यूएस खुले तौर पर करता है। ठीक है, अच्छा अभी आपको पता है कि ईरान के जो इंटरनल मैटर हैं उनमें बहुत ज़्यादा इंटरफेयर किया यूएस ने, लेकिन पता है कभी भी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं कि ईरान कभी भी अपने परमाणु हथियार संपन्न देश बन सकता है। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। अच्छा, ईरान अगर परमाणु हथियार संपन्न देश बनता है तब भी स्थिति बन सकती है कि हो सकता है कि जब ये मतलब जब ये उसका जो है चेक करने वाले हों, ठीक है, उससे पहले ही इजराइल और यूएस मिलके ऐसा कुछ इश्यू क्रिएट कर दें, तो उससे भी प्रॉब्लम बन सकती है कि इनका जो परमाणु है उसको जब ये चेक करने वाले हों तभी उस पर ब्लास्ट वगैरह कर दे, ऐसी भी स्थिति बन सकती है। इस तरह के भी सभी खड़े हैं, लेकिन ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि किसी पहाड़ वगैरह के अंदर
किसी पहाड़ वगैरह के अंदर सुरंग वगैरह बना के अंदर ये या फिर कहीं गड्ढा वगैरह ज़मीन वगैरह खोद के ये जो है परमाणु का परीक्षण कर ले, ये पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं। और ईरान जिस दिन परमाणु परीक्षण करके और परमाणु संपन्न देश बना तो उस वक्त उसके बाद में फिर कहीं ना कहीं जो मिडिल ईस्ट का जो संतुलन है वो कहा जाए तो संतुलन फिर बनने लगेगा। अभी बिगड़ा हुआ है, अभी क्या है कि इजराइल है, यूएसए कभी भी उस पर अटैक कर देते हैं, फिर ऐसी स्थिति में इन्हें सोचना पड़ेगा कि वो कभी भी इशू क्रिएट हो सकता है, खतरा बन जाएगा इजराइल के लिए, यूएस के लिए, दोनों के लिए खतरा है, इजराइल के लिए ज़्यादा बड़ा खतरा है। ठीक है, तो कुछ ऐसी स्थितियां हैं। कुछ ईरान की तो आपको पता है करेंसी कितनी बुरी गिर चुकी है, ये सब अनस्टेबिलिटी के कारण है। ठीक है, बाकी इनमें क्रूड जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा है इन देशों में, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, तो ये बहुत स्टेबल रह सकते हैं, बहुत अच्छे अमीर देश हैं ये। ठीक है, चलो देखते हैं, बस इतना याद रखना। बाकी ये देख लो कि जो IMF है उसके अनुसार जो भारत का रुपया है उसकी 15वीं सबसे मजबूत करेंसी के रूप में उसको माना जाता है। ठीक है, एक ये और देख लो। अगला है कि स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022। देखो स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022, उसमें क्या है कि 8वें नेशनल स्टार्टअप डे जो कि 16 जनवरी 2024 को मनाया गया के अवसर पर स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2022 ऑन सपोर्ट टू स्टार्टअप इकोसिस्टम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, और चौथे नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स यानी कि NSA 2023 सेलिब्रेटिंग अचीवर्स अहेड ऑफ द कर्व नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान स्टार्टअप इंडिया उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी कि DPIIT वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, अब एक बार ना इसको लेकर के आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किसके द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, तो एक बार ये देखो ये क्या है, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT का नाम याद रखना, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है ये याद रखना, स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 ये याद रखना। ठीक है, स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क की बात चल रही है। ठीक है, अब स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु उभरते उद्यमियों के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने के लिए श्रेणी A 1 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरे हैं। अब देखो इसमें ना हम इन सब चीज़ों में ना पढ़ के डायरेक्ट हम चार्ट को देखेंगे। ठीक है, चार्ट में क्या दिया हुआ है। ठीक है, चलो ये एक बार देख लेते हैं कि जो मूल्यांकन अवधि है वो 1 अगस्त 2021 से 31 दिसंबर 2022 के बीच का मूल्यांकन किया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है कि इसके अंतर्गत इन्होंने एक बनाई है श्रेणी A और दूसरी बनाई है श्रेणी B। ठीक है, जो स्टार्टअप रैंकिंग है उसके अंतर्गत क्या किया है इन्होंने, एक बनाई है श्रेणी A और दूसरी बनाई है श्रेणी B। अब इसमें श्रेणी A ये उन राज्यों को रख रहे हैं जहाँ 1 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है। ठीक है, और यहाँ 1 करोड़ से कम जनसंख्या है। ठीक है, चलो अब देखते हैं। देखो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले में कौन है, गुजरात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। श्रेणी A के अंतर्गत वाले जो राज्य हैं उनमें कौन कौन आया है, गुजरात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ठीक है, लेकिन श्रेणी B के अंतर्गत कौन है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों में। ठीक है, अब बात आए कि भाई शीर्ष प्रदर्शक कौन से हैं, तो श्रेणी A के अंतर्गत है महाराष्ट्र, उड़ीसा है, पंजाब है, राजस्थान और तेलंगाना। ठीक है, लेकिन श्रेणी B के अंतर्गत किसने अच्छा प्रदर्शन किया है, शीर्ष प्रदर्शकों में कौन है, अरुणाचल प्रदेश है और मेघालय। अगला है लीडर श्रेणी, उसमें कौन है, आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ये देखो उत्तर प्रदेश, लगाओ इस पे स्टार कि भाई उत्तर प्रदेश को स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में किस श्रेणी में रखा गया है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले में, शीर्ष प्रदर्शक में, महत्वाकांक्षी में या लीडर में। तो किस में रखा गया है, लीडर श्रेणी में। ठीक है, और गोवा, मणिपुर और त्रिपुरा को जो है लीडर श्रेणी के अंतर्गत श्रेणी B के अंतर्गत रखा गया है। अब है कि महत्वाकांक्षी नेता, तो बिहार और हरियाणा ने महत्वाकांक्षी नेता के नंबर में श्रेणी A में, लेकिन श्रेणी B में कौन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उभरते इकोसिस्टम में छत्तीसगढ़, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, इनको जो है श्रेणी A के अंतर्गत रखा गया है, जबकि नागालैंड, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और दमन दीव, लद्दाख, मिजोरम, पुडुचेरी, सिक्किम इनको श्रेणी B के अंतर्गत रखा गया। आपको क्या करना है इसमें से, सबसे पहले तो आपको लीडर वाला याद रखना है सबसे पहले, दूसरा आपको ये दोनों सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले और दूसरा शीर्ष प्रदर्शक, इनको भी आपको दिमाग में रखना है। इनकी श्रेणी A और श्रेणी B दोनों ही श्रेणियों को दिमाग में रखना है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। भारत FATA के रेगुलर फॉलोअप देशों के समूह में शामिल हो गया है। ठीक है, भारत FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के रेगुलर फॉलोअप देशों के समूह में शामिल हो गया है। ठीक है, अब देखो इसमें ना ये जो रेगुलर फॉलोअप की बात की है तो इसके अंतर्गत आपको पता होना चाहिए कि जो FATF है वो जो लिस्ट जारी करता है उसके अंतर्गत ना 4 श्रेणियाँ हैं। वो 4 श्रेणियाँ कौन सी है, एक है ब्लैक लिस्ट, कौन सी, ब्लैक लिस्ट। ठीक है, दूसरी है ग्रे लिस्ट। ठीक है,
ग्रे लिस्ट। तीसरी कौन सी है? तीसरी है एनहांस्ड फॉलोअप, ठीक है, हम कह सकते हैं एनहांस्ड फॉलोअप, ठीक है, फॉलोअप। चौथी कौन सी है? चौथी है रेगुलर फॉलोअप, ठीक है, रेगुलर फॉलोअप। अब देखो समझो, देखो ऐसा देश जो मनी लॉन्ड्रिंग है, आतंक को वित्त पोषित करेगा या फिर कुछ ऐसी चीज़ें में ज़्यादा इन्वॉल्व होता है तो उनको रखा जाता है ब्लैक लिस्ट में, ठीक है। लेकिन उसकी तरफ से सपोर्ट होता है बहुत सारा, लेकिन ब्लैक लिस्ट करने लायक अगर कोई कंट्री नहीं है तो उसको रखा जाता है ग्रे लिस्ट में, ठीक है। कोई अगर अपने यहाँ पर सुधार कर रहा है ठीक ठाक तो उसको एनहांस्ड श्रेणी में रखा जाएगा, लेकिन कोई अगर लंबे समय से अगर सुधार करते आ रहा है और वहाँ पर इस तरह की स्थितियाँ नहीं देखने को मिलती हैं, वहाँ पर स्थिति काफ़ी बेहतर है, तो उसको रेगुलर फॉलो अप श्रेणी में रखा जाता है। याद रखो, रेगुलर फॉलो अप श्रेणी सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छी है, सबसे अच्छी इसी को माना जाता है रेगुलर फॉलो अप श्रेणी को, ठीक है। अब FATF ने भारत को जो है इसी रेगुलर फॉलो अप श्रेणी के अंतर्गत रखा है, ठीक है। एक तो ये बात समझ में आई। अब सवाल ये आता है कि चलो ठीक है भाई, भारत को रेगुलर फॉलो अप श्रेणी में रखा है, ठीक है, लेकिन क्या और भी देश हैं इस रेगुलर फॉलो अप श्रेणी में? जी हाँ बिल्कुल है। कौन कौन से देश हैं? तो देखो, इसके अलावा भी टोटल 5 देश हैं। कितने हैं? टोटल 5 देश हैं, ठीक है। अब हम इनको एक बार देखते हैं, लेकिन इसके साथ ही आपको ब्लैक लिस्ट के नाम भी पता होना चाहिए कि ब्लैक लिस्ट में कौन से। आपको 2 ही याद रखने हैं। एक कौन सा? एक तो आपको याद रखना है, देखो, एक तो आपको याद रखना है रेगुलर फॉलोअप जो कि सबसे बेस्ट है, और दूसरे नंबर पर आपको याद रखना है ब्लैक लिस्ट जो कि सबसे ज़्यादा गई गुजरी है, ठीक है। तो अब रेगुलर फॉलोअप में अगर हम देखें तो एक बार इधर देखें, यहाँ पर देखें, FATF की इस सूची में शामिल होने वाले 5 देश हैं, ठीक है। ये भारत 5वां है। 4 अन्य कौन से हैं? देखो, एक लिखा है इटली, दूसरा लिखा है फ्रांस, तीसरा लिखा है ब्रिटेन और चौथा है रूस, जो कि इसमें लिखा नहीं है, ठीक है। और 5वां कौन सा हो गया? इंडिया, ठीक है। तो रेगुलर फॉलोअप में कौन से हो गए? इटली हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, रूस हो गया, इंडिया हो गया। ये 5 देश हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, आतंक वित्त पोषित हो गया, इन सब चीज़ों में जो है इन्होंने बेहतर प्रयास किए, ठीक। अब आ गया ब्लैक लिस्ट वाला। कौन सा? ब्लैक लिस्ट। ये सबसे ज़्यादा गए गुजरे होते हैं जो आतंकवादियों को बढ़ावा देते हैं, वित्त पोषित करते हैं उनको, ठीक है, उनकी फंडिंग करते हैं। तो इसमें कौन कौन से देश हैं? देखो, इनमें है एक नॉर्थ कोरिया। आप अगर सोच रहे हो कि इसमें पाकिस्तान होगा, नहीं, पाकिस्तान बिल्कुल नहीं है, निकाल दिया गया पाकिस्तान इसमें से, ठीक है। एक होगा ईरान, ठीक है, और दूसरा है म्यांमार। कौन सा? म्यांमार। ये म्यांमार को इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पर जब से सैनिक शासन लागू हुआ है, जब से इन्होंने लोकतंत्र को खत्म किया है, सेना ने जब से कब्जा किया है, तख्ता पलट किया है, तब से म्यांमार की ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो देखो, नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार, आपको ब्लैक लिस्ट कंट्रीज याद रखने 3 देश हैं, नॉर्थ कोरिया, ईरान, म्यांमार, और रेगुलर फॉलोअप भी याद रखने 5 देश हैं, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, इंडिया, रूस, ठीक है। चलो, ये बात समझ में आ गई। इसके अलावा लगता है कुछ चीज़ें हैं नहीं समझने वाली। हाँ, हमारी क्लास आज की ख़त्म हो चुकी है। आपको यहाँ तक जो है कंप्लीट कर लेना है। टेस्ट आपको पता है फिर से संडे को होना है, और ठीक है, 15वीं क्लास में। अब 16वीं जो क्लास होगी उसमें हम जो उत्तर प्रदेश स्पेशल की करंट अफेयर है, इसी घटना सार में, इसके बाद में ही, ठीक है। ये कौन सा पेज है? जी हाँ, 87वां पेज है ये, ठीक है। तो 88 पेज नंबर से शुरू हो रहा है उत्तर प्रदेश की स्पेशल करंट अफेयर, वो हम कल से शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।